vector, find a vector joining the points A 2, 1, 5 and B -1, 3, 2. Find a vector joining the points A and B. This नोट कर लिया? तो बताओ क्या होगा ये वाला वेक्टर? वेक्टर ए बी x2 माइनस x1, पहले b का कोऑर्डिनेट फिर a का, कितना आएगा? -3i कैप y2 माइनस y1, मतलब कितना आ जाएगा? प्लस की माइनस? +2j कैप प्लस z2 माइनस z1, मतलब ये आ जाएगा -3k कैप। क्या ये हो गया सबका? नेक्स्ट, फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन आगे कंटिन्यू चलते जाएगा, सॉल्यूशन भी चलता जाएगा। फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड। तो उसके मैग्नीट्यूड को हम ऐसे डिनोट करेंगे, वेक्टर ए बी, और मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या है? वेक्टर का √/-3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। समझ में आ गया? तो कितना हो जाएगा ये? 9 + 4 + 9, कितना आएगा ये? √22। हो गया सभी का? बताओ जल्दी। नेक्स्ट लिखो, फाइंड इट्स यूनिट वेक्टर। फाइंड इट्स यूनिट वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना होता है तो उसको हम ऐसा कैप लगा देते हैं, पता है ना? ए बी कैप, मतलब यूनिट वेक्टर ऑफ ए बी। तो ये निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? उस वेक्टर को डिवाइड कर देते हैं उसके मैग्नीट्यूड से। समझ में आ गया? तो उस वेक्टर को डिवाइड कर देंगे उसके मैग्नीट्यूड से, तो ए बी कैप क्या हो जाएगा ये? तो वेक्टर ए बी क्या था हमारे पास? -3i + 2j -3k डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? √22। समझ गए? इसको अगर मैं सेपरेट कर करके लिखूं तो ए बी कैप इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा? -3/√22i + 2/√22j -3/√22k। क्या यहां तक क्लियर है? इसका मैग्नीट्यूड निकालो, कितना आएगा? बिल्कुल, इसीलिए मैं पूछा। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 1 आएगा, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है ना। यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड अनदर वेक्टर in the direction of AB, in the direction of AB with magnitude 5 units। तो एक नया वेक्टर निकालना है। सपोज वेक्टर ए ये निकालना है जिसका डायरेक्शन ए बी का हो, जिसका डायरेक्शन किस डायरेक्शन में हो? ए बी के। और उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए 5। बताओ कैसे निकलेगा? करेक्ट। तो ए बी का यूनिट वेक्टर हमने निकाल लिया, उसको 5 से इंटू कर दो तो आपको एक नया वेक्टर मिल जाएगा जिसका डायरेक्शन यही, मैग्नीट्यूड 5। तो 5 इंटू दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन। यहां तक क्लियर हो गया? क्या ये हो गया? तो हटा दो फिर मैं इसको।
इसके अलावा और कोई चीज? आई थिंक हमने तो ये सब डिस्कशन कर लिया था। आगे देखते हैं, हमने कुछ कई सारे क्वेश्चंस भी किए थे। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन याद है ना? ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है? ए बी बी सी इज इक्वल्स टू ए सी। ओके, क्या हम लोगों ने ये डॉट प्रोडक्ट चालू कर दिया था क्या? नहीं किया था, तो ये चीज नोट डाउन कर लो। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो दो तरह से मल्टीप्लीकेशन होता है। एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, जिसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, और दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट, जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या फर्क होता है? तो जब पहला वेक्टर ए है, डॉट दूसरा वेक्टर बी है, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में हमको स्केलर मिलेगा। स्केलर मतलब उसमें डायरेक्शन नहीं हुआ, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। तो इस तरह के प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, इसके लिए डॉट का सिंबल यूज करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों के बीच में क्रॉस का सिंबल यूज होता है, ए क्रॉस बी, और रिजल्टिंग क्वांटिटी एक वेक्टर होती है। ठीक है, मतलब जैसे ये आई जे के फॉर्म में, ये भी आई जे के फॉर्म में, तो मल्टीप्लाई होने के बाद रिजल्ट में भी आई जे के फॉर्म में कोई एक वेक्टर मिलेगा, लेकिन यहाँ नंबर मिलेगा 5 7 3 लाइक दैट। क्या ये क्लियर हो गया? तो अब सबसे पहले हम स्केलर प्रोडक्ट पढ़ते हैं। इसका यूज अभी आपको इमीडिएटली इस चैप्टर में और आगे आने वाले कई चैप्टर्स में मिलेगा। ठीक है, रीसेंट चैप्टर्स में। क्रॉस प्रोडक्ट भी आपको यूज करना है, लेकिन वो आगे आने वाले टॉर्क वगैरह में यूज होगा। ठीक है, तो ये नोट करना फॉर्मूला की डॉट प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं। तो फॉर वेक्टर्स ए एंड बी, फॉर वेक्टर्स ए एंड बी, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू दिस, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू दिस। ये चीज नोट करना। लिख लिया ये? तो ये डॉट प्रोडक्ट, इसका क्या मतलब हुआ? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, और ये कॉस थीटा, और थीटा क्या है? दोनों वेक्टर के बीच में बनने वाला एंगल। क्या ये क्लियर हो गया? सपोज दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी? और cos 90 कितना हो जाएगा? 0। मतलब डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? 0। सपोज पहला वाला वेक्टर जो है वो नल वेक्टर है या जीरो वेक्टर है, तो नल वेक्टर या जीरो वेक्टर मतलब उसका मैग्नीट्यूड क्या है? 0। तो भी ये पूरा का पूरा डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0। तो कहने का मतलब है डॉट प्रोडक्ट 0 तीन कंडीशन में हो सकता है, या तो वेक्टर ए नल वेक्टर हो, या वेक्टर बी नल वेक्टर हो, या फिर दोनों वेक्टर क्या हो? एक दूसरे के परपेंडिकुलर। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, दूसरी चीज ये देखते हैं कि अगर मान लो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, मतलब ए जिस डायरेक्शन में है बी भी उसी डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा? 0। और cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जब वेक्टर ए पैरेलल होगा वेक्टर बी के, ध्यान से देखो, वेक्टर ए पैरेलल होगा वेक्टर बी के, तो ए डॉट बी की वैल्यू कैसे निकलेगी? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी से। क्या ये क्लियर हो गया? कंफर्म करना। और जब वेक्टर ए परपेंडिकुलर होगा वेक्टर बी के, तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ये दोनों चीजें नोट डाउन कर लो। हो गया? ये बताओ मुझे, अब ये याद है क्या पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था आई कैप? क्या था बताओ आई कैप? हाँ, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये क्लियर हो गया? और जे कैप है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। ये बताओ, ये तीनों भी तो वेक्टर हैं, अगर मैं आई कैप डॉट जे कैप करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? बाकी लोग क्या बोलते हो? क्यों 0 मिलेगा? हाँ,
क्योंकि आई तो एक्स का डायरेक्शन है, जे क्या है, वाई का, और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो इसलिए आई डॉट जे क्या होगा, जीरो। जे डॉट के क्या होगा, जीरो। के डॉट आई क्या हो जाएगा, जीरो। क्या ये समझ में है? इन एक्सेस को ऐसे समझो जैसे ये कॉर्नर वाली लाइन है, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना। और ये क्या हो गया, जेड एक्सिस। तो एक्स जेड भी और वाई जेड भी परपेंडिकुलर है। क्या ये क्लियर हो गया? दैट्स वाई ये सारा का सारा डॉट प्रोडक्ट इनका क्या हो जाएगा, जीरो। अब ये बताओ, अगर मैं आई डॉट आई करता हूं, आई कैप डॉट आई कैप, क्या आएगा, क्यों वन आएगा? लेकिन फॉर्मूले में तो अगर ऐसा है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड, करेक्ट। तो जब हम आई डॉट आई करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई कॉस जीरो क्या हो गया, वन। और आई का मैग्नीट्यूड तो वन होता है क्योंकि वो यूनिट वेक्टर है, इसलिए आई डॉट आई वन होगा, जे डॉट जे भी क्या होगा, वन होगा, के डॉट के भी क्या होगा, वन होगा। क्या ये समझ गए, बताओ जल्दी। तो ये चीजें नोट डाउन कर लो आप, ये चीजें नोट डाउन कर लो जो भी आप यहां पर देखे हो। ये बताओ, ये जो वर्क डन है, आप लोग सुने ना, वर्क डन, नाइन्थ में भी पढ़ते थे, ठीक है। क्या होता है इसका फॉर्मूला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर? ओके, सबका ये आंसर है, वर्क डन। हाँ, ये स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि फोर्स कौन सी क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट कौन सी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो वर्क डन क्या होगा, स्केलर। ओके, डॉट प्रोडक्ट ले रहे, दैट्स व्हाई वो क्या आ जाएगा, स्केलर। उसका मैग्नीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ठीक है। अब देखो, अगर सपोज मैं यहां पर ले रहा हूं, एक फोर्स ले रहा हूं 3i माइनस 2j प्लस के, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ले रहा हूं, ये वेक्टर है ना, फोर्स वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो क्या आ जाएगा ये, माइनस आई प्लस 2j माइनस 3k। मैं अगर बोलता हूं वर्क डन कैलकुलेट करो, तो वर्क डन कैसे निकालोगे? तो तो अभी आप लोगों ने बोला वर्क डन जो होता है फोर्स इनटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर फोर्स मतलब एफ आ गया, डिस्प्लेसमेंट मतलब डॉट डी आ गया। क्या ये क्लियर हो गया? डॉट प्रोडक्ट लेंगे, स्केलर प्रोडक्ट लेंगे। अब एफ की जगह पे यहाँ पर क्या आएगा, 3i माइनस 2j प्लस के, डॉट यहां पर क्या आ जाएगा, i प्लस 2j माइनस 3k। क्या ये क्लियर हो गया? अब जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो टोटल ये तीन टर्म और ये तीन टर्म मल्टीप्लीकेशन के बाद कितने टर्म्स मिलेंगे, 9। समझ रहे हो ना? तो पहले ये 3i किससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस आई से। क्या मिलेगा, तो 3 इंटू माइनस वन मतलब कितना हुआ, -3। आई डॉट आई कितना हो जाता है, 1। क्या ये क्लियर हो गया? फिर जब ये मल्टीप्लाई होगा अगले वाले से तो वो हो जाएगा 0। क्यों 0 हो जाएगा, आई डॉट जे क्या होता है, 0। फिर जब ये मल्टीप्लाई होगा इससे तो क्या हो जाएगा, 0। मतलब आई सिर्फ आई से मल्टीप्लाई होगा। वैसे जे वाला इन दोनों से मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि मल्टीप्लाई होने पे क्या हो जाएगा, 0। तो जे वाला कंपोनेंट जे वाले कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा तो मतलब कितना बनेगा, -4। के वाला कंपोनेंट के वाले से मल्टीप्लाई होगा मतलब कितना होगा, -3। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -11 जूल्स। क्या ये क्लियर हो गया? तो डॉट प्रोडक्ट कैसे अप्लाई होगा वो चीज मैं यहां पर एक्सप्लेन कर रहा था। 10 आएगा क्या? हाँ, -10 जूल्स। तो ये एक एग्जांपल आप लोग चाहो तो नोट कर सकते हो, कर लो इसको नोट डाउन। डॉट प्रोडक्ट कब निकालना है, कैसे निकालना है।
हो गया क्या? तो वर्क डन यहां पर हमारे पास नेगेटिव आया। कई बार वर्क डन पॉजिटिव होता है, कई बार वर्क डन जीरो भी होता है। क्या तुम लोगों को पता है ऐसा क्यों होता है, कब होता है, कैसे होता है? देखो इधर ध्यान देना। हो गया क्या? थोड़ा फंडामेंटल है, ये टॉपिक नहीं, लेकिन अगले चैप्टर में वो काम आएगा। तो वर्क डन का भी आप लोगों ने फॉर्मूला देखा, एफ डॉट डी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डॉट प्रोडक्ट निकालते कैसे वो भी आपने देखा, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ। देखो कई बार अगर मैं वेक्टर का सिंबल नहीं लगा रहा हूं ना, तब भी वो मैग्नीट्यूड के को माना जाता है, वो समझ गए ना? मैग्नीट्यूड ऑफ डी इंटू कॉस थीटा। क्या ये चीज क्लियर हुई बताओ? तो अगर आपको वर्क डन निकालना है तो एफ इंटू डी इंटू क्या होता है, कॉस थीटा। ये फॉर्मूला बन गया। अब मैं आपको ना ये समझाता हूं, एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देना, स्पेशली मैथ्स वाले बच्चे तो तुरंत आराम से समझ जाओगे। अगर मान के चलो ये रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर वो होता है प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए इस तरीके का ये बना होता है, सीढ़ी बनी होती है, ठीक है। अगर मान के चलो यहाँ पर एक कूली है, वो लगेज को अपने सिर के ऊपर रख के जा रहा है, ठीक है। तो ये लगेज पे एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। वो कहां पर लग रहा है, नीचे की तरफ, और उसका डिस्प्लेसमेंट कौन से डायरेक्शन में है, ये वाले। तो फोर्स इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है? अभी और कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, बस इतना ही। दूसरा, जब वो यहां पर पहुंच गया, लगेज यहां पर है, अब वो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है, फोर्स कौन से डायरेक्शन में है, नीचे की तरफ। अब वो जब यहां पर पहुंच गया तो अब उसका डिस्प्लेसमेंट ये डायरेक्शन है और फोर्स ये डायरेक्शन है। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब मैं जो चीज पूछ रहा हूं एक एक करके बताना। पहले बीच वाले केस में थीटा की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू 90। ये वाले केस में थीटा की वैल्यू कितनी होगी, लेस देन 90, मतलब अक्यूट एंगल। अक्यूट मतलब 0 to 90 के बीच में। समझ गए ना ये चीज? और यहां पर थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 से लेके 180, मतलब ऑब्ट्यूस एंगल। क्या ये समझ में आ गया? अब ये बता दूं, जो कॉस थीटा की वैल्यू होती है ना, 90 डिग्री पे कितनी होती है, कॉस 90 कितना होता है, 0। तो जब वो यहां से यहां मूव कर रहा है ना, तो कॉस 90 0, तो उसका वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। क्या ये क्लियर हुआ बताओ? जब वो नीचे की तरफ जा रहा है ना, तो कॉस जो भी एंगल बनेगा, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव। तो वर्क डन यहां पर क्या आएगा, पॉजिटिव। आप लोग पढ़े हो 10th में, तो सभी पढ़े हैं कि कॉस 0 से 90 पॉजिटिव होता है, वर्क डन पॉजिटिव। लेकिन बायो वाले बच्चे ये नहीं पढ़ते हैं कि 90 से 180 के बीच में कॉस की वैल्यू क्या आती है। तो मैं ये बता दूं, कॉस थीटा की वैल्यू इस एंगल के लिए नेगेटिव होती है। तो अगर ये नेगेटिव होती है तो कॉस थीटा नेगेटिव आएगा, तो ये वर्क डन वहां पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। सो वर्क डन भले ही स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन इसकी वैल्यू 0, पॉजिटिव और नेगेटिव तीनों हो सकती है। ये डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में क्या एंगल बन रहा है। अगर एंगल 0 है तो ये 0 होगा, अगर 0 से 90 के बीच में तो पॉजिटिव, और 90 से 180 के बीच में तो नेगेटिव। क्या ये क्लियर हो गया बताओ? ये सब फंडामेंटल क्वेश्चन कई जगह पे पूछे जाते हैं, इसलिए बीच बीच में जो मुझे ध्यान आता है एक्सप्लेन कर दे। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं तुम लोगों को कि डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, अगर परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, तो क्या क्या चीज होंगी, ये सारी चीजें। एक इंपॉर्टेंट चीज और नोट डाउन, ये भी मैं बता चुका हूं। एक इंपॉर्टेंट चीज ये लिखना, अगर किसी भी वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट ले, ए डॉट ए करें, ए डॉट ए करें, तो उसको उसमें फॉर्मूला क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और क्या आएगा, कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो किसी भी वेक्टर का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो एक्चुअली हमें उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिल जाएगा। समझ में आई ये चीज? जैसे अगर फॉर एग्जांपल इसी एग्जांपल को लेते हैं, अगर आपको एफ स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, वेक्टर एफ स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो आप कैसे निकाल लोगे, आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लोगे और उसकी स्क्वायरिंग कर दोगे।
मैग्नीट्यूड कितना आएगा रूट के अंदर 9 प्लस 4 प्लस 1, तो 13 प्लस 1 मतलब कितना हो गया 14, रूट 14, तो ये आ जाएगा रूट 14 का स्क्वायर, मतलब आंसर कितना आ जाएगा 14। समझ गए ना, ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखना और लिखते चलो शॉर्ट नोट में। क्या चीज लिखने के लिए बोल रहा हूं मैं, ये चीज नोट कर लो, किसी भी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल्स टू उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। नेक्स्ट, कई क्वेश्चन में ये पूछ सकता है आपको कि दो वेक्टर हैं उनके बीच का एंगल निकालो। तो एंगल अगर निकालना है दो वेक्टर के बीच का, तो यही कंसेप्ट यूज होगा। ए डॉट बी का फॉर्मूला देखा ना आपने, क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। तो अगर एंगल चाहिए दोनों के बीच का, तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। नोट कर लो ये फॉर्मूला भी। हो गया। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, force applied on a wooden block is given by vector F is equals to I cap plus K cap and the displacement vector is given by J cap plus K cap. Find the angle between force and displacement. Find the angle between force applied and displacement of the block. नहीं बन रहा है तो बताओ। फॉर्मूला कौन सा यूज करना है पता है ना, यही वाला फॉर्मूला यूज करना है। ए और बी की जगह पे एफ और डी आएगा, तो न्यूमरेटर में आपको क्या निकालना पड़ेगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो एफ डॉट डी निकालने के लिए पहले एफ वाला लिख देता हूं आई प्लस के, डॉट डी वाला लिख देता हूं मतलब जे प्लस के। तो जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आई वाला आई से मल्टीप्लाई होगा, यहां तो आई है ही नहीं तो क्या हो जाएगा 0, जे है ही नहीं तो जे वाला मल्टीप्लाई होगा मतलब 0, के और के वाला मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 1। क्या ये समझ में आ गया? तो एफ डॉट डी की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 1। क्या ये क्लियर हो गया? एफ डॉट डी 1। अब उसके बाद ये चीज मिल गया, अब क्या निकालना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, तो रूट ओवर आई वाले कंपोनेंट का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, जे वाला नहीं है तो 0 का स्क्वायर, के वाला कंपोनेंट है तो 1 का स्क्वायर। तो सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, रूट 1 प्लस 1 मतलब रूट 2। क्या ये क्लियर है? कंफर्म कर। हाँ करेक्ट। वैसे ही वेक्टर डी का अगर मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वो भी कितना आ जाएगा, रूट 2। वही अप्रोच, समझ गए ना? अब अगर आपको दोनों के बीच का एंगल चाहिए तो फॉर्मूला क्या है, cos थीटा इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डी। तो कितना आ जाएगा, ये डॉट प्रोडक्ट कितना आया था 1 अपॉन रूट 2 इंटू रूट 2, तो ये कितना बन गया 1/2। तो cos थीटा की वैल्यू 1/2 कब आती है, जब थीटा कितना होता है 60 डिग्री। तो 1/2 को cos 60 लिखेंगे और थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। तो फोर्स अप्लाइड और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। हाँ
हम्म, उसको एक बार और समझाओ। ओके, रुको 10 मिनट और थोड़ा सा डिस्कस करो। ठीक है। आ, वो क्यों होता है देखिए, इधर पे ध्यान से समझना। जब भी जैसे अगर मान के चलो मैं यहां पर ये एक ब्लॉक है, ठीक है, अगर मैं फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा हूं और डिस्प्ले, मैं ऐसा बोलता हूं, अगर डिस्प्लेसमेंट ये डायरेक्शन है और फोर्स ये वाला डायरेक्शन है ना, मैथमेटिकली देखेगा तो क्यों जीरो होता है? क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, जैसे अगर फोर्स का ये डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट का ये डायरेक्शन है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? एफ, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? एफ डॉट डी, यही होता है। एफ डॉट डी मतलब एफ का मैग्नीट्यूड, डी का मैग्नीट्यूड इनटू क्या हो गया? कॉस थीटा। तो थीटा की वैल्यू दोनों के बीच में कितनी बनी है? 90। तो कॉस 90 क्या होता है? जीरो। इसलिए ये वाले केस में वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। अब अगर मान के चल तेरा फोर्स अप्लाइड जो है वो है ये वाला डायरेक्शन, ये वाला डायरेक्शन फोर्स अप्लाइड है, ठीक है, तेरा डिस्प्लेसमेंट ये वाला डायरेक्शन है। समझ रहा है ये चीज? अब दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, ये एंगल थीटा की वैल्यू जो होगी ये 90 से बड़ी होगी, 90 से लेके 180 डिग्री के बीच में। समझ में आई ये चीज? मतलब कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो एंगल बनता है वो नेगेटिव होता है, उसके लिए कॉस क्या होता है? नेगेटिव। हमने पढ़ा ना वो ट्रिग्नोमेट्री में, मैं मैथ्स वाले बच्चों को बोल रहा हूँ। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा नेगेटिव होता है, इसलिए क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो जब वो 0 से 90 के बीच में हो तो वर्क डन क्या आएगा? पॉजिटिव। ठीक है, हो गया, हटा दो इसको फिर मैं। हाँ, अच्छा एक और चीज इसमें ये भी आप चीज आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव होता है, ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों सेम होता है, लेकिन क्रॉस में ऐसा नहीं होता है, क्रॉस में पलट जाता है वो साइन। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट ये कुछ प्रॉपर्टीज है, ये सब चीजों की जरूरत नहीं, प्रोजेक्शन की भी अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। हम सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं, थोड़ा कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं प्रैक्टिस। Find the angle between vector A and vector B with magnitude √3 and 2 respectively, having A dot B is equal to √6। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? पता है ना, cos थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए √3 है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है? 2 है, और ए डॉट बी की वैल्यू कितनी है? ए डॉट बी की वैल्यू √6 है। फॉर्मूला आपको पता है, cos थीटा इज इक्वल्स टू, आया नहीं क्या अभी तक आंसर? अरे यार कितना टाइम लगा रहे हो? क्या कर क्या रहे हो? कॉमर्स वाले बच्चे इससे जल्दी बना लेंगे। ए डॉट बी गिवन है ना, कितना गिवन है? ए डॉट बी √6 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है? √3। मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या है? 2। क्या ये क्लियर हुआ? बताओ जल्दी। अब भाई ये बताओ, √6 को ऐसा लिख सकते हो कि नहीं? √3 इंटू √2 लिख सकते हो ना? डिवाइडेड बाय क्या हुआ? √3। और ये वाले 2 को मैं क्या लिख रहा हूं देखो इधर, √2 इंटू √2। आया समझ में ये? इसलिए एडवांस लेना था, बेसिक ले लिया। तो क्या बचेगा? ये 1/√2, कॉस थीटा 1/√2। तो 1/√2 कब आता है कॉस में? 45 डिग्री। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन।
इस चैप्टर से एक न्यूमेरिकल इस टाइप का बनता ही बनता है, या तो एंगल निकालना है, या मैग्नीट्यूड निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना, लाइक दैट। सबको पता है ना कैसे बनेगा, ऐसा तो नहीं कि नहीं पता कैसे बन रहे। तो सबसे पहले ए डॉट बी निकाल लिया क्या? ए डॉट बी क्या आ रहा है बताओ? 3 + 4 + 3 10 आया। ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए √14, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वो भी √14। देखो आप बिना सॉल्व के देख सकते हो, जैसे 1 2 3 है ना, इसका भी 3 2 1 सेम टाइप के कोफिशिएंट है, तो सेम आएगा मैग्नीट्यूड। कभी ऐसा क्वेश्चन में बोल देना, देखो कई बार असर्शन रीजन या इसमें पूछ देता है ऐसे कौन से दो वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड सेम है डायरेक्शन अलग है, तो ऐसे देख के पहचान लोगे मैग्नीट्यूड सेम है क्या। हाँ, तो क्या लगेगा, cos थीटा इज इक्वल्स टू 10/14, ऐसे ही हो जाएगा, √14 मल्टीप्लाई कर, तो ये आ जाएगा 5/7 cos थीटा की वैल्यू। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? वेरी गुड, cos इनवर्स 5/7। तो देख लो, आपको ये नहीं पता ना 5/7 किस एंगल पे आता है, तो ये थीटा को यही रखेंगे, कॉस को उधर भेज देंगे, तो ये कॉस इनवर्स बन जाएगा। इसको बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, हटा दो ये चीज में। नेक्स्ट, प्रोजेक्शन तो फिलहाल अपन नहीं पढ़ेंगे, फिलहाल ये काम का नहीं है उतना। ये बताओ क्या ये तीनों वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है या नहीं? कैसे पता करेंगे, मतलब पहला वाला वेक्टर दूसरे के परपेंडिकुलर है या नहीं? अरे नहीं भाई, परपेंडिकुलर कैसे पता चलता है वेक्टर परपेंडिकुलर है? डॉट प्रोडक्ट, अरे सीधा कंक्लूजन पे आओ ना, ये लिखा है कि नहीं, ए और बी अगर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? आई वाले को आई से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 3 कितना हो गया? 6। जे वाले को जे से मल्टीप्लाई कर दो, -18। के वाले को के से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो गया? +12। और नीचे तो 7, ठीक है, वो मल्टीप्लाई जो भी होगा, ठीक है, ये सब कितना हुआ? 0। तो मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर, वैसे ये दोनों, वैसे वो दोनों। समझ गए क्या ये चीज? क्या ये क्लियर हो गया? हटा दो फिर इसको मैं। हाँ, ये फालतू इसको छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो। ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखो। बाकी लोग देख लो, अगर डाउट है तो फॉर्मूला ये लगेगा, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। इसमें आप लोगों को ये दिया है कि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड। ओके,
क्वेश्चन में ये भी बोल रहा है कि दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री। ओके, और क्या बोल रहा है, दोनों का स्केलर प्रोडक्ट, ये लिखा है ना स्केलर प्रोडक्ट 1/2। स्केलर प्रोडक्ट मतलब क्या दिया हुआ है, ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी, वो है 1/2। तो कुछ नहीं, यहां पर ए डॉट बी की जगह 1/2 रख देना। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, दोनों ए हो गया ना, इंटू कॉस थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 60 डिग्री। क्या ये क्लियर हो गया? तो 1/2 इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर हो गया, इंटू कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। क्या ये समझ में आ गया? ये 2 और ये 2 कट गया, तो 1 इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। तो बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू क्या आएगी? 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन -1, तीसरा ऑप्शन +-1, चौथा ऑप्शन नन ऑफ द। बाकी लोग क्या बोलते हैं? तो इसका सही जवाब है 1। मैग्नीट्यूड इज नेवर नेगेटिव, मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, हटा दो ये क्वेश्चन। ओके, ये वाला क्वेश्चन वैसे बन सकता है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एक बार पढ़ो। समझ में आ रहा है क्या, बताना मुझे क्वेश्चन। आपको वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है, वेक्टर सी दिया है, और बोल रहा है कि ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, ये जो वेक्टर बनेगा ये वेक्टर सी के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो सबसे पहले आप ना ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी वाला वेक्टर बना लो। अब ये वेक्टर कैसे बनाओगे? तो वेक्टर ए की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी है 2i + 2j, और ये क्या हो गया, +3k प्लस लैम्डा। वेक्टर बी की वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में दी है, कितनी है, -i + 2j + k। समझ रहे हो क्या ये? अब बताओ, जब इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिखूंगा, आई वाले को एक साथ लिखूंगा ना, तो इससे तो लैम्डा ये हो जाएगा। तो क्या बनेगा ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन, 2 - लैम्डा आई कैप। क्या ये डायरेक्टली मैंने जो किया समझ में आया, बताओ? वैसे ही बताओ, जे कैप का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 4 कैसे हुआ भाई? 2 + 2 लैम्डा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये के कैप का कोफिशिएंट क्या होगा, बताओ? 3 + लैम्डा, तो 3 + लैम्डा। ये जो वेक्टर अपने को मिला है ये है a + लैम्डा वेक्टर b, और वेक्टर c अपने को दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है बोलो? 3i + j। के है क्या इसमें? नहीं है, तो मतलब क्या हुआ, 0 के। समझ गए ना ये चीज? अब अगर ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। अब ये डॉट प्रोडक्ट निकलता कैसे है, आई वाले को आई से मल्टीप्लाई कर देते, तो क्या हो जाएगा, 3 × 2 - लैम्डा। समझ में आया ना? ये इनका डॉट प्रोडक्ट है, a + लैम्डा वेक्टर b डॉट c। हाँ, फिर क्या होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो +2 + 2 लैम्डा, और ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ, 0। और डॉट प्रोडक्ट 0 लेंगे, क्यों 0 लेंगे डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि दोनों वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर। तो हो जाएगा 6 - 3 लैम्डा + 2 + 2 लैम्डा, दैट इज इक्वल्स टू 0। और लैम्डा की वैल्यू निकाल लेना, वो कितनी आएगी, 8। समझ गए ना? तो ऐसे क्वेश्चन वो फ्रेम करेगा, आपको समझ में आना चाहिए। और ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ए बी सी ये हो गया सेपरेटली, ठीक है। ये क्रॉस प्रोडक्ट आ गया है। क्रॉस प्रोडक्ट एक काम करते हैं, हम अभी नहीं पढ़ेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट जब टॉर्क पढ़ेंगे ना उस समय पढ़ा दूंगा, ठीक है? नहीं तो बहुत सारी चीजें एक बार में पढ़ लोगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब एक आध दो क्वेश्चन मैं फिजिक्स वाले उठा लेता हूँ, देख लो थोड़ा सा।
जो जेई वगैरह में पूछे गए इससे रिलेटेड क्वेश्चन, उसको एक बार देख लेना। ये सब वेक्टर का वो जो यूनिट वेक्टर वो सब जो पढ़ा दिया ना, ये वही सारी चीजें। ये स्टार्टिंग के कुछ एक क्वेश्चन है, यहाँ से स्टार्ट होता है। आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी ऐसे कुछ क्वेश्चन दिए। ये क्वेश्चन है जैसे जेई में पूछा गया क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन ले यार, इसमें से कोई भी एक रैंडम क्वेश्चन लेते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, 18 नंबर एग्जाम्पल। ये भी जेई में पूछा गया क्वेश्चन है। हम्म। When vector A is subtracted from vector B, it gives a vector equals to 2j. Find the magnitude of vector B. बहुत इजी क्वेश्चन है। इक्वेशन क्या बनेगी बताओ? When vector A is subtracted from vector B, वेक्टर B में से वेक्टर A को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐसे ही हुआ ना? Then it gives a vector equals to 2j. तो equals to क्या मिल रहा है हमको यहाँ पर? 2j। क्या ये समझ में आ गया? तो ये वाला वेक्टर A जब इधर पे जाएगा तो वेक्टर B इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2j प्लस वेक्टर A। क्लियर हुआ? तो वेक्टर B इज इक्वल्स टू ये हो गया 2j, और वेक्टर A की वैल्यू क्या है? वेक्टर A है 2i प्लस 3j प्लस 2k। क्या ये क्लियर हुआ? कंफर्म करना। तो वेक्टर B क्या आ जाएगा यहाँ पर? ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 2i प्लस 5j प्लस 2k। क्लियर हो गया? अब आपको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो कैसे निकलेगा? रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा ये? रूट 25 प्लस 8, 29 आएगा। 33, ये आएगा रूट 33। समझ गए ना सभी? तो ऐसे आप लोग ये और कई सारे क्वेश्चन जो देख रहे हो, ये उसी अप्रोच से बनने वाला है जैसा हमने किया। इनफैक्ट उससे ये थोड़ा इजियर क्वेश्चन ही। जैसे देख लो, ये जो स्टार्टिंग में दे रहा था, फाइंड द वेक्टर ए बी एंड इट्स मैग्नीट्यूड इफ इनिशियल पॉइंट इज दिस एंड फाइनल पॉइंट इज दिस। तो ए और बी दे दिया। वेक्टर ए बी कैसे निकालते, याद आया ना? x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j, ये वाला। क्लियर? फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालने का भी तरीका। तो दैट्स इट। यहां पर अब मैं एंड कर रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा, जिसमें अब वेक्टर पूरा हो गया एक तरीके से। कुछ एक एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल है वेक्टर पे बेस्ड, वो डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने वाले, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का। वो ऑलमोस्ट फिक्स है कि वो आता है एग्जाम, स्कूल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलो फिर कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो फिर एंड कर रहा हूँ।